इनके पैनलिस्ट मेरे साथ रहे होंगे बहस के अंदर, उनसे पूछ लो। मैं तो प्रारंभ से यही बात कह रहा हूँ, मैं कभी लंबी चौड़ी नहीं आता, मैं पार्टी से हटकर भी बात कह देता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं तो वही बात कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 सीटें आप जीत रहे, इतना तो कंफर्म कर लेना, रोहतक सिरसा। तीन कंफर्म करो आप। अच्छा, तीसरी एक अम्बाला भी आप जीत रहे। अच्छा, अम्बाला भी जीत रहे, चलिए ठीक है। आप कह रहे 3 तो कंफर्म कर दीजिए। 3 तो हम जीत रहे हैं, अम्बाला, सिरसा और आपकी 5 सीटों पर बड़ा टफ कंटेस्ट है। बिल्कुल ये टफ है और बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि वोटर्स ने आप देखिए क्या फैसला किया है वो अब सामने आ रहा है। और अमूमन ऐसा होता है कि 12-1 बजे तक जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो जाती है। 1:30 बजे तक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि मुकाबला बेहद कड़ा है। इतनी क्लोज फाइट है, 1000, 1500, 1700 का मार्जिन, कहीं 500 का रह रहा है, बार बार ये आगे पीछे की गेम चल रही है। और इतने कड़े मुकाबले में आखिर बाजी कौन मार पाएगा, कैसे मार पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को पता है। और हरियाणा न्यूज के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। लगातार आपको तमाम चीजें देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से। राज बब्बर से आगे हुए राव इंद्रजीत सिंह, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राव इंद्रजीत सिंह आगे हो गए हैं। गुरुग्राम से 1105 वोटों से राव इंद्रजीत सिंह आगे हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर हम बता दें, राव इंद्रजीत सिंह आगे हो गए हैं। गुरुग्राम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। राज बब्बर जो शुरुआत से ही आगे नजर आ रहे थे, 44,000 तक की लीड ले गए थे, कम होती 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 इतनी कम हो गई कि अब लीड राव इंद्रजीत सिंह को मिल गई है। राव इंद्रजीत सिंह के पास वो लीड चली गई है। हालांकि लीड बहुत बड़ी नहीं है, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी वो बड़ा मार्जिन बहुत कम होकर सिमट कर महज 1105 का रह गया है और राव इंद्रजीत सिंह उससे लीड कर रहे हैं। आप देखिए टेली में भी बदलाव हो गया। जो टेली लगातार 6 कांग्रेस प्लस को और 4 बीजेपी को दिखा रही थी, फिर 5 कांग्रेस प्लस और 5 बीजेपी को दिखा रही थी, वही टैली अब बीजेपी को 6 दिखा रही है और कांग्रेस प्लस को 4 दिखा रही है। ऐसे में आप समझिए कितना ज्यादा कठिन और ये फैसला कर पाना, ये देख पाना, ये समझ पाना कि इस बार वोटर्स ने क्या सोचा है, क्या फैसला देने वाले हैं। और बिल्कुल भी इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। तमाम चैनल्स ने भले ही कितने भी एग्जिट पोल कर लिए हों, बहुत से दावे कर लिए हों, लेकिन आप देखिए उन दावों को किस तरीके से, उन दावों की, उन नंबर्स की धज्जियां उड़ाते हुए वोटर्स नजर आ रहे हैं। जनता जनार्दन का फैसला जब आज ईवीएम खुली और सुबह से ही हम देख रहे हैं कितनी क्लोज फाइट, 6 बीजेपी 4 कांग्रेस फिलहाल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और किस तरीके से मुकाबला बेहद कड़ा, बेहद क्लोज और बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखने को मिल रही है। लगातार सुबह से ही आपको हम 6 बजे से इस पूरी काउंटिंग की हर एक अपडेट को बता रहे हैं। हरियाणा की तमाम सीटों के बारे में बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़े सवाल फिर से गुरुग्राम से जो आगे निकल गए हैं, तो बहुत बड़े के बदलाव, बहुत बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा न्यूज के माध्यम से लगातार आप रिजल्ट्स देख रहे हैं और ये रिजल्ट्स साफ तौर पे बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए चीजें इतनी सही, इतनी उनके पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आगे चर्चा को बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ज्योति और आपको बताएंगी पल पल की रिपोर्ट चुनावी नतीजों को लेकर। लगातार आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आपको महा कवरेज दिखा रहा है और देश भर के परिणाम के साथ साथ हरियाणा का परिणाम वाकई बीजेपी को कम से कम हैरान करने वाला है। आपसे पहले आपने प्रतिमा को सुना, हर एक सीट को लेकर कहां कितना मार्जिन है, कहां कितनी टफ फाइट नजर आ रही है, कहां जो आगे और पीछे का जो अंतर है, जो मुकाबला है वो बिल्कुल पल पल में बदल रहा है। ये जानकारी आपको दे रही थी। तो रिजल्ट ब्रेकिंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में 3 से 4 सीटों को हम छोड़ दें, करनाल की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। सिरसा में कुमारी सैलजा एक बड़े अंतर से आगे चल रही हैं और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार बड़ी लीड बनाए हुए हैं। फरीदाबाद में भी कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करें, वो भी आगे हैं।
लेकिन इन सीटों के अलावा गुरुग्राम भी हैरान कर रहे हैं। गुरुग्राम जिसमें वो सीट जहां राव इंद्रजीत का गढ़ जिसे माना जाता कि ये सीट जब से बनी है तब से राव लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। हालांकि अब आगे वो निकले हैं और शाम होते होते कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी टफ फाइट हो सकती थी शायद ये राव इंद्रजीत ने या फिर बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है। कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस शानदार चुनाव लड़ रही है। सुशील गुप्ता शुरुआत में आगे रहे और अब भी जो आगे पीछे का अंतर है, जो बढ़त है, वो बहुत कम है नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में। हिसार की बात करें, वहां भी जो अंतर है अभी तक वो भी काफी कम है। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी काफी कम अंतर है। तो अभी गुरुग्राम की हम बात करें, राव इंद्रजीत अभी आगे निकले हैं। इससे पहले कुछ समय पहले ही वो समय हमने देखा जब राज बब्बर एक बड़ी लीड लेकर चल रहे थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ा बदली है। ये मार्जिन कम हुआ, राव इंद्रजीत बराबर आए और अब आगे निकल गए हैं राव इंद्रजीत गुरुग्राम सीट से। तो लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं देश भर की भी। कहां कौन बड़ा चेहरा कैसी स्थिति में है, कौन आगे है, कौन जीत रहा है, रुझान में कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों का भी हम बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा पर हमारा खास फोकस है। हरियाणा की हर एक सीट को लेकर हम बता रहे हैं कहां किसे कितनी बढ़त मिली है। वेद प्रकाश जी, राव इंद्रजीत आगे निकले, क्या कहेंगे? देखिए, ये गुड़गांव सीट को अगर आपने दो भागों में देखना होगा। गुड़गांव में 3 सीटें मुस्लिम बाहुल है, पुनाना, नूह और फिरोजपुर की था, और थोड़ा सा वोट सोना के अंदर मुस्लिम है। तो इन 4 सीटों से कांग्रेस 2.5 लाख कम से कम वोटों से लीड लेगी। और जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं वो हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं। इनके अंदर रेवाड़ी, बावल और मैं राव साहब, रेवाड़ी में तो शायद कम मार्जिन रहे, पर रेवाड़ी बाउल से मेरा मानना है राव साहब जीतेंगे, और पटौदी से भी थोड़े से मार्जिन से राव साहब जीत सकते हैं। अब सारा दारोमदार है गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर। आपको पता होना चाहिए गुड़गांव और बादशाहपुर में 10 लाख वोट है, जो 4 विधानसभाओं के बराबर है। तो और सबसे कम वोटिंग हुई है अब की बार बादशाहपुर और गुड़गांव में पूर्व की तुलना में। शहरों में कम वोटिंग होने से हमारे चांस जीत के बढ़े हैं। अब देखना यह है कि गुड़गांव बादशाहपुर में अगर राव साहब की लीड दोनों हल्कों को मिलाकर 1.5 लाख से नीचे रह जाती है तो कांग्रेस वहां से जीत सकती है। बिल्कुल, आप अपना उत्तर पूरा कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चुनाव से जुड़ी, चुनाव परिणाम से जुड़ी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। गुरुग्राम में एक बार फिर से बदलाव हो गया है। देखिए, लगातार ये फेरबदल जारी है और जिस बात को लेकर विद्रोही जी कह रहे हैं कि हाँ गुरुग्राम और बादशाहपुर निर्णायक साबित हो सकते हैं, अपने आप में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हल्की हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस एडमिट भी कर रही है इस बात को कि वहां हमें मजबूती है। तो राज बब्बर एक बार फिर से आगे निकल गए हैं, लेकिन जो अंतर है, ये जो मार्जिन है, ये जो फर्क है, ये बहुत कम है। अब 10,283 वोटों से आगे हो गए हैं बब्बर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम सीट पर इस तरह की टक्कर होना, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी भी हम कह सकते हैं, भले ही करीब 1:30 बज चुके हैं, लेकिन जो नेक टू नेक फाइट है इसके चलते समय अभी काफी लग सकता है। तो राव इंद्रजीत को एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं राज बब्बर, 10,000 से अधिक वोटों से आगे हो गए हैं। तो लगातार ये फेरबदल जारी है। आप बहुत जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बत्रा जी का रुख कर रहे हैं। विद्रोही जी, ज्योति जी जैसे मैं आपको बता रहा था कि यदि गुड़गांव और बादशाहपुर से राव साहब की लीड 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तब तो राव साहब को एज मिलती है, और वो अगर 1.5 लाख से नीचे रह जाते हैं तो हमें एज मिलेगी, क्योंकि राज बब्बर जी को ये जो 5 विधानसभा क्षेत्र है जो गैर मुस्लिम है, इनमें बहुत अच्छी खासी वोट मिली है। कांग्रेस को राव इंद्रजीत के विरोधी जो राव है, यादव है, उनकी भी वोट मिली है, दूसरी जातियों की भी वोट मिली है। जो राव साहब के लिए 2014-19 में इन 5 सीटों से एक तरफा चुनाव था, वो कहीं 60-40 का है, कहीं 55-45 का है, कहीं बराबर का है।
तो ऐसी स्थिति में जो हम लीड लेंगे इन 3-3.5 विधानसभा क्षेत्रों से, उसको पास करना राव साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। जब ये टिकट की घोषणा हुई तो राव साहब ने एक बयान दिया था कि मैं तो बड़ी आसानी से जीत गया। आप मेरा ट्वीट उठाकर देख लें, वो एक 25-30 दिन या 1 महीने का हो गया होगा, क्योंकि 25 तारीख से पहले 3 तारीख के आसपास तो हमने टिकट घोषित की थी, तो 22 दिन और आज का दिन लगभग 1 महीना हो गया। ठीक है, मैंने ट्वीट किया था कि गुड़गांव की सीट राव साहब आपके लिए वाटरलू साबित होगी। आप जिस आसानी से कह रहे हैं मैं जीत जाऊंगा, ये यथार्थ के धरातल पर सही नहीं है। तो चुनाव उसी दिशा में जा रहा है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ राव साहब भी जीत सकते हैं गुड़गांव से, कांग्रेस भी जीत। ठीक है, देखिए बहुत अगर वहां कोई परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, केवल अहिरवाल के लिए नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति के लिए अपने आप में बहुत निर्णायक रहेगा। दिशा और दशा बदलने वाला होगा गुरुग्राम में अगर कोई बदलाव होता है। बत्रा साहब, मेरी डिबेट्स में भी आपने हजारों बार ये कहा होगा कि 11 कमल खिलने जा रहे हैं। अब तक के जो रुझान आ रहे हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों का जो ये दावा था, आप लोग बार बार ये बात रिपीट कर रहे थे 11 कमल खिलने वाले हैं, तो अब तक के रुझान ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए जो कि अभी तो रुझान है, अभी तो फाइनल रुझान तक हम इस बात को देखते हैं क्या हरियाणा। तभी मैं कह रही हूँ बत्रा जी कि अभी तक के रुझान ये कह रहे हैं, अभी तक के रुझान ये कह रहे हैं 11 कमल नहीं खिलने वाले हैं। हाँ, तो फाइनल जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उस समय तक हमें वेट करना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर क्या स्थिति बनती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी गुरुग्राम और बादशाहपुर की 10 लाख वोट बता रहे थे। पहले तो मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 8.25 लाख 8,35,000 के आसपास की टोटल वोटें हैं। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे, रुझान से जुड़ी, परिणाम से जुड़ी, काउंटिंग से जुड़ी। सोनीपत में बीजेपी के मोहन लाल बड़ूली आगे चल रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला बेहद करीबी है, यहाँ भी बहुत नजदीकी फाइट नजर आ रही है। सतपाल ब्रह्मचारी ने काफी आप कह सकते हैं शुरुआत में लीड बनाकर रखी है, और ये जो अंतर है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं, गैप ऐसा नहीं है कि जिसको कवर नहीं किया जा सकता है या जिसको बदला नहीं जा सकता है। यही कारण है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है हरियाणा में। हरियाणा के परिणाम हैरान कर सकते हैं, हरियाणा में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, और जहां कड़ी फाइट है वहां हो सकता है कि बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही थी कुछ हद तक बीजेपी को कामयाबी भी मिले। करनाल से मनोहर लाल लगातार लीड हासिल किए हुए हैं। शुरुआत में हालांकि जब शुरुआत की हम बात करें, मतपेटियों की बात करें, पोस्टल बैलेट की बात करें, थोड़ा बहुत कम अंतर से थोड़ा पीछे रहे, उसके बाद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और ये बड़ी बढ़त अपने आप में 1,59,061 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो करनाल से मनोहर लाल देखिए आगे हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर भी काफी आगे हैं। ये इनमें जो अंतर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, लाखों का अंतर हो गया है, जिनमें मनोहर लाल हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, सिरसा से कुमारी सैलजा हैं। कृष्णपाल गुर्जर का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, 1,28,470 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि पिछली बार की इनकी जीत, देश भर की जो बड़ी जीत थी, बड़ी मार्जिन वाली जीत थी, उनमें शामिल थी। टॉप 3 में हरियाणा की 2 सीटें शामिल थी, करनाल और फरीदाबाद। गुरुग्राम में भी 4 लाख से अधिक का अंतर था। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस से थे पिछली बार, इस बार राज बब्बर को लाया गया, तो बहुत सारी बातें कांग्रेस के भीतर भी हुई, बहुत तरह के बयान भी आए, लेकिन राज बब्बर कम से कम अब तक एक बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं राविंद्रजीत को। तो ये उलटफेर लगातार गुरुग्राम सीट पर भी चल रहा है। जहां उलटफेर नहीं हो रहा है वो सीटें हैं फरीदाबाद, करनाल, सिरसा और रोहतक, जिनमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ये 4 सीटें वो हैं जहां कम से कम बदलाव नहीं दिख रहा है। कुछ सीटें वो हैं जिनमें बहुत, अंबाला में भी हालांकि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की बात करें, बहुत कम मार्जिन से जो फेरबदल है वो लगातार हो रहा है। सोनीपत की बात करें, सोनीपत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें पल पल बदल रही हैं। बत्रा जी, आप बात अपनी पूरी कीजिए। क्लीन स्वीप की बातें थी, क्लीन स्वीप की ओर रुझान नहीं आ रहे हैं, कम से कम बहुत कड़ी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार दे रहे हैं। सोचा था आप लोगों ने मुश्किल रहेगा इतना चुनाव? अभी तक मैं गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करूं तो 15 लाख लगभग वोट पोल हुई थी, जिसके अंदर लगभग 8 लाख वोटों का जो अभी ओपिनियन पोल, अभी जो पोल आ चुके हैं 8 लाख के आसपास के आ चुके हैं, तो उसमें अभी 7 लाख वोट और आने हैं। उसके अंदर क्या स्थिति बनती है, जैसे अभी
हमारे साथी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि मेवात के अंदर कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगी, बीजेपी को कम मिलेंगी। ये तो सबको पता है, हिंदुस्तान के हर एक इंसान को पता है, हमें पूरे हरियाणा को पता है, हमें गुरुग्राम लोकसभा को ही पता है। अब रही गुरुग्राम की मैं बात करूं या बादशाहपुर की बात करूं, जिन पे ये ज्यादा फोकस दे रहे थे, यहाँ लगभग 4.5 लाख वोट पोल हुई हैं। उसके अंदर अगर हम ये मान लें कि बादशाहपुर के अंदर करीब 2.5 लाख के आसपास पोल हुई है और गुरुग्राम के अंदर 2 लाख के आसपास पोल हुई है। अगर उसकी पोलिंग को हम देख लें तो 1 लाख अभी गुरुग्राम के अंदर वोटों का जो हमें पता लग चुका है कि किसको कितनी वोट मिली है। उसके अंदर लगभग कांग्रेस को 25 से 30 हजार मिली है, बाकी थोड़ी 5-4 हजार और बटी होंगी, बाकी सारी बीजेपी के पास है। ऐसे ही बादशाहपुर के अंदर है और अभी आधी वोट और पता लगना है आधी वोटों का। वो उस आधी वोटों के बाद गुरुग्राम और बादशाहपुर के अंदर जो स्थिति थी, हमारे वेद प्रकाश विद्रोही जी बता रहे थे कि यहाँ का मार्जिन से ही तय होगा। यहाँ से बहुत बड़ा मार्जिन बीजेपी को राविंदर जी को मिलने वाला है, चाहे हम बाबर की बात करें, चाहे हम पटौदी की बात करें। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात करें। सोना की बात पंजिटा जी, मैं कुरुक्षेत्र को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी। मैं इनेलो का रुख कर रही हूँ। बत्रा जी, देखिए आप लोगों की स्थिति हम बहुत बार ये कह रहे थे कि अच्छी तो नहीं है, लेकिन अभय भी इतने पीछे रह जाएंगे, ये शायद आप लोग भी अपेक्षा नहीं कर रहे थे इस बात की। नहीं कर रहे थे इसकी अपेक्षा, लेकिन आखिर में आकर और जिस तरीके का नैरेटिव जो बनाया गया था, एक अगर मोदी को हराना है तो एक मुझे आवाज नहीं मिल रही आपकी पंजिटा जी। एक नैरेटिव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, शायद अगर मैं ठीक हूं, क्योंकि बहुत सारे डिबेट्स में हमने चर्चा की है और अभय से भी मैंने पूछा था, दुष्यंत से भी पूछा था, तो मैं जेजेपी से भी मेरा सवाल ही रहेगा अजय जी कि अगर बीजेपी को वोट देना है, सत्ता में कायम रखना है, ठीक है, आपके सामने विकल्प है। अगर बदलाव करना है तो कांग्रेस को वोट देना है। हरियाणा की जनता इस बार लगी नहीं कि किसी भी स्थिति में वोट खराब करने के मूड में थी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि इनेलो या जेजेपी को वोट देना मतलब वोट खराब करना है। तो रुझान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वोट खराब नहीं किया के लोगों ने, कांग्रेस के मुताबिक मैं ये कह रही हूं। एक ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास मैं आ रही हूं। रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम में फिर से मार्जिन घट गया है। ये लगातार पल पल तस्वीर बदल रही है, ये पल पल तस्वीर बदल रही है और लगातार हरियाणा न्यूज आपको जानकारी दे रहा है किस तरह से गुरुग्राम में जो ये मार्जिन है वो कम हो रहा है। 10,000 से ज्यादा हो गया था, अब रहा है 2,593, तो करीब 2,500 हो गया है। ये बब्बर आगे हैं लेकिन बहुत कम अंतर से। बीजेपी के राव इंद्रजीत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, गुरुग्राम बादशाहपुर में कितनी तस्वीर बदलेगी नहीं बदलेगी, और ये बिल्कुल विद्रोही जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां वोट कम होना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार विश्लेषण भी किया कि जहां जहां वोट कम हुआ है, यहाँ जहां बीजेपी मजबूत थी, बीजेपी को पिछली बार बढ़त मिली थी, वहां वोट कम होना, शहरी वोट कम होना, यहाँ तक कि जो मंत्री हैं उनके हलकों में वोट प्रतिशत कम होना, ये अपने आप में चिंतन मंथन करने वाली बात थी। तो अभी तक राज बब्बर आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन केवल 2,500 का है। ये बार बार उलटफेर देखने को मिल रहा है, बार बार अपडेट हमें मिल रहे हैं। बब्बर आगे हैं लेकिन बहुत कम अंतर से आगे हैं। अजय जी, आपसे मैं बात कर रही थी, आप लोगों की केवल हिसार में पिछली बार जमानत बची थी, लेकिन इस बार जमानत तो बचती नजर नहीं आ रही। साथ ही आप एक ग्रेसफुल हार भी जिसे हम कहें कि ठीक ठाक, ठीक है हम हारे हैं, तीसरे नंबर पर रहे, चौथे नंबर पर रहे, लेकिन ठीक ठाक वोट लिया है, वो भी नजर नहीं आ रहा जेजेपी के लिए। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनको अजय जी को मेरी आवाज मिल रही है क्या? हरियाणा के जन आवाम को मेरा नमस्कार प्रणाम। और जिस तरह का जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी ज्योति जी, अगर तो आप सभी मेरी को आवाज आ रही है तो हरियाणा के जन आवाम को मेरा नमस्कार। ज्योति जी, जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय विद्रोही जी यहाँ पर बैठे हैं, वो इस बात की गवाह हैं। जब भी मैंने डिबेट की, मैंने हर डिबेट में ये कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे रूप से किसी राजनीतिक दल और जनता के बीच में लड़ा जाएगा। इससे पहले इमरजेंसी के बाद 1977 का ऐसा चुनाव था
जो सीधे रूप से कांग्रेस और जनता के बीच में लड़ा गया था और वहां जनता ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया था। अब की बार दोबारा से इतिहास दोहराया गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, वहां दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में कोई पार्टी नहीं थी बल्कि जनता थी। और जनता ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कौन सा कैंडिडेट हरा सकता है, तो जनता ने उस प्रत्याशी को चुना कि ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। तो ये जो सभी को नजर आ रहा है, आप खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके उम्मीदवारों को अजय जी जनता ने कंसीडर नहीं किया कि आपके उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवारों को हरा सकते हैं। कांग्रेस मजबूत तो थी ना, ठीक है, आप ये कहेंगे बीजेपी और जनता के बीच का चुनाव था आपके मुताबिक, लेकिन बीजेपी ने विकल्प किसे माना है? कांग्रेस को। दावा तो आप लोग भी कर रहे थे जीत का। ज्योति जी एक मिनट सुने। नहीं, दावा हम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से 400 पार का नैरेटिव बनाया गया और मीडिया ने बार बार एक अवधारणा सेट की कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और सीधा सीधा कांग्रेस का मुकाबला है, तो शुरुआत में जहां हम मुकाबले में थे, फिर लोगों को यह लगा कि नहीं, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे डाइल्यूट होते हुए कांग्रेस गठबंधन की तरफ चले गए और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। ये आपको भी दिखाई दे रहा है। नहीं, शुरुआत में हमें तो कभी मजबूत नजर नहीं आया। आप लोग कैंपेनिंग के दौरान भी आप लोगों ने विरोध झेला कि खूब, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मजबूत थे और मीडिया ने कोई ऐसा नैरेटिव सेट किया हरियाणा में कि आप लोग पीछे चले गए, ऐसा नहीं है। अब पंजिटा जी, मैं अभय को लेकर ही स्पेसिफिक बात कर रही थी। पिछली बार अर्जुन ने लड़ा, लेकिन अर्जुन के मुकाबले भी पीछे रहते नजर आ रहे हैं अभय। बात तो जीत की थी ना, तीसरे नंबर पर गए और तीसरे नंबर पर भी बहुत कम वोट के साथ गए। क्या हुआ? तरीके से इस बात को देखिए कि 10 साल के एंटी इनकम, जहां हरियाणा की जनता खास करके सरकार के खिलाफ इतना रोष था, चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, अनेक ऐसे मुद्दे थे। और यहां दो नेशनल पार्टीज मिलके जो इंडिया गठबंधन है, उस अलायंस में दो पार्टीज मिलने के बाद भी जहां भाजपा को 10-0 से हराना चाहिए था, क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी, वहां आज एमपी के इलेक्शन में विधानसभा जैसे मार्जिन और विधानसभा जैसी फाइट हो रही है। अगर हमारा कहीं वोट गया भी है भाजपा को हराने के लिए तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप इसको इसी संदर्भ में देखना चाहते हैं तो आप मुझे एक बात बताएं कि 2004 में बीजेपी का 1 एमपी था, 2009 में 0 थे और 2014 में हरियाणा में भी सरकार बनाई और 7 एमएलए भी लिए, जबकि 5% वोट घटा भी था बीजेपी का, 17 से 12% पे आई। और ऐसी अगर हम 2019 से आगे चले तो ये 10 के 10 एमपी जीते थे इनके, क्यों विधानसभा में आके बैठ गए? हम मानते हैं हम क्षेत्रीय दल हैं, हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं थे, हम ना इंडिया गठबंधन में थे ना एनडीए में थे। अब अगर बीजेपी 74 लाख वोट लेती है, आप देखिए 74 लाख वोट 2019 में, कांग्रेस के उससे आधे से भी 1.5 लाख वोट कम थे। लेकिन अगर हराना है बीजेपी को, हमने इसीलिए एक ऑफर भी दिया था, हमारा प्रस्ताव भी था इंडिया गठबंधन को, लेकिन हुड्डा जी ने अब अपना इस्तीफा आगे रख दिया, या क्लीन स्वीप हो सकती थी। आज जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे होती पंजिटा जी? आप लोग कितना वोट ले लेंगे? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके सिरसा और कुरुक्षेत्र के अलावा तो मुझे नहीं लग रहा, हालांकि हो सकता है अभी चुनाव आयोग की साइट पर अपडेट आ गया हो, मुझे नहीं लग रहा 8-10 हजार से भी ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार ने लिए होंगे, और शायद ही मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। अगर आप हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे थे कि आप लोगों का वोट है कितना कि आप लोगों के साथ मिलकर लड़ा जाए, 1.9% वोट था पिछली बार, और इस बार भी कोई सुधार तो कम से कम नहीं दिखा है पंजिटा जी। ज्योति जी, एक अगर आप जब आप प्रश्न अपना कंप्लीट करेंगे तब उत्तर, अगर आप कहें तब आप बोले कि आप रजत जी अब आप अपना उत्तर दीजिए। तो यानी आप कांग्रेस को कितना मजबूत मान रहे हैं? जो भाजपा को हरा रही है आपको कांग्रेस, 2 पार्टियां मिलकर भी नहीं हरा रही। आपको क्या लगता है इसमें अगर हमारा नुकसान हुआ तो हमारा वोट का नुकसान नहीं हुआ इसमें? आपको जो अभी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वो है, या अप्रत्यक्ष रूप से जो बार बार ये कहा गया कि इनको वोट देके वोट ना खराब करें, और जो आपने खुद कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो जनता
जनता वर्सेस भाजपा है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है ये सारी की सारी। और उसके बावजूद अगर भाजपा जीत रही है तो कांग्रेस किस मुंह से खड़ी है अपने आप को सबसे बड़ा विपक्षी दल बताने में? मैं कहता हूं उसमें हार है कांग्रेस की और जीत है भाजपा की, अगर इतनी सीटें भी लेके जा रही है तो। लेकिन मुझे जहां दिख रहा है अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, हम तो चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करे, भाजपा को घेरा है और सिर्फ एक कारण, वो काले 3 कृषि कानून, और कोई कारण नहीं था। और ये नहीं होता कि आप इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, फिर तो 85 सीट आनी चाहिए थी बीजेपी की 2019 में, 10 की जिस तरीके का मार्जिन था। अगर वोट शेयर लगाओ 58% के आसपास वोट शेयर था इनका, कोई 74 लाख वोट कम थोड़ी ना, 36 भी नहीं थी कांग्रेस की। तो ये कब क्या क्षेत्रीय, अगर विधानसभा में फिर तो कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं जीतना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए आपकी मर्जी है, आप अपनी पार्टी के लिए तो गिलास आधा भरा देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं। भाई 0 पर थे पिछली बार, खाता खोलना भी अपने आप में चुनौती थी। नेशनल कांग्रेस लगभग हर जगह कड़ी फाइट दे रही है, आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं। लगातार काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के हक में पहला परिणाम आ गया है। अब तक रुझान की बात हो रही थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं परिणाम की। अब तक हम आपको रुझान बता रहे थे कि अलग अलग सीटों पर रुझान क्या कह रहे हैं, कितना अंतर गए, और परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जयपुर की यहां बात हो रही है, बीजेपी की मंजू शर्मा चुनाव जीत गई है। यहां काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मंजू शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की जयपुर से उम्मीदवार हैं, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। 3,31,767 वोटों से बीजेपी की मंजू शर्मा जीती हैं। तो देखिए अब रुझान आ रहे हैं, बहुत जल्द अब परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। राजस्थान की हमने बात की है, हरियाणा में चूंकि देरी इसलिए भी लगने वाली है क्योंकि मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है, एक तरफा वाली बात नहीं है, बहुत बड़े अंतर वाली बात नहीं है। तो बीजेपी के हक में पहला परिणाम आ चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं राजस्थान से। तो जयपुर में बीजेपी की मंजू शर्मा जीत गई हैं। परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर। तो हरियाणा न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। हम सुबह 6 बजे से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल कैसे रुझान से जुड़ी, वोट काउंटिंग से जुड़ी तस्वीरें बदल रही हैं, वो पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी के हक में पहला परिणाम राजस्थान से आ रहे हैं। मंजू शर्मा जयपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर ली है। नवीन जी, एक तो हरियाणा को लेकर हम बात करेंगे, पंजाब में जो रुझान जिस तरह के आ रहे हैं उसको लेकर भी आपका रिएक्शन में चाहूंगी। दूसरा, हरियाणा में तो ये बात हमने वोट काउंटिंग के दौरान भी हम सुन रहे हैं, वोटिंग के दौरान भी, कैंपेनिंग के दौरान भी, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला है। ये कहना इनेलो का भी, जेजेपी का भी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल वाले और जेजेपी वाले जो बात कर रहे हैं ना, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक सीट की जितनी टोटल वोटें हैं, इनकी 10 सीटों की मिला के टोटल वोट नहीं आ रही। और ये मतलब ज्ञान दे रहे हैं, ये अचरज की और विचित्र बात नहीं लग रही ज्योति जी आपको? दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हो आपका अलायंस? दिल्ली में कितनी सीट जीत रहा है आपका अलायंस? अभी किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कहां पे कितनी जीत क्या रहा बात करते हो? बट मैं अभी हाल की बात कर रहा हूँ। आपकी जितनी टोटल मिला के वोट नहीं आ रही हरियाणा के अंदर, उतनी वोट हमारी एक सीट पे आ रही है। मतलब आपको कम से कम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने ऊपर। क्या नाम है, इंडियन नेशनल लोकदल वालों को या जननायक जनता पार्टी वालों को, इनको समझना चाहिए। आ रही है भैया, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है दिल्ली किस सीट का रिजल्ट आया, बताइए मुझे। दिल्ली का बताओ, मैं आपको बताऊं। लगातार जुड़ा हुआ। पंजाब में जमीन खिसक गई आपकी, कैसे जमीन खिसक गई पंजाब में? कैसे जमीन खिसक गई पंजाब में, बताइए। 4 सीटों पे आगे चल रही है आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब के अंदर। लेकिन 13 की 13 जीतने की बातें थी ना, वहां तो आप लोगों ने गठबंधन में भी नहीं लड़ा, वहां आप लोगों ने इतना कंफ्यूजन में लोगों को डाल दिया, वहां पानी पी पी कर कोसा आप लोगों ने प्रचार के दौरान। तो प्रचार के दौरान इनका समझ नहीं आ रहा इनका गठबंधन है नहीं है, साथ हैं खिलाफ हैं एक दूसरे के। प्रचार के दौरान हर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाता है, प्रत्यारोप भी लगाता है उसको, और वोटों की वोट। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे जयपुर की, जहां बीजेपी के हक में परिणाम आया है। दोनों सीटों पर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। तो देखिए इस बार रायबरेली से मैदान में है, वायनाड से भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और ये अच्छी खबर अपने आप में कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। 2,48,000 वोटों से आगे हैं राहुल।
तो देखिए यूपी ने भी कहीं ना कहीं हैरान किया है। अब तक के रुझान बीजेपी को बड़ा झटका कम से कम यूपी में भी दे रहे हैं। वायनाड से 3,13,000 वोटों से राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल को खूब घेरा गया जब अमेठी सीट बदली गई। पिछली बार की हम बात करें उस वक्त भी लगातार स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को खूब निशाने पर लिया। इस बार अमेठी की बजाय चूंकि रायबरेली आए तो बहुत कहा गया कि राहुल भाग गए, राहुल अपनी सीट छोड़कर भाग गए, डर गए इन्हें राहुल। लेकिन रायबरेली आने का फैसला कांग्रेस के लिए एक अच्छा फैसला, एक अच्छा कदम साबित होता नजर आ रहा है। एक बड़ा मार्जिन लेकर चल रहे हैं, लगातार राहुल आगे चल रहे हैं। वायनाड से भी एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा अंतर लिए राहुल जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर राहुल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर इसे कहा जाएगा। चलिए डिबेट का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। नवीन जी, कुरुक्षेत्र में भी आप लोगों ने चूंकि एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस का भी साथ है, मिलकर लड़ रहे हैं जी। उसके बाद भी नवीन जिंदल एक बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कभी नवीन जिंदल आगे निकल रहे हैं, कभी गुप्ता आगे निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं ये ज्योति जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मार्जिन भी इतना ज्यादा नहीं है और कड़ी फाइट है। अभी तक जो चुनावों के रुझान से दिखाई पड़ रहा है उसमें कड़ी फाइट है। और आम आदमी पार्टी, हमें जहां तक भरोसा है आम आदमी पार्टी इस फाइट में जीतेगी और लगभग ये 50,000 वोटों से ये मार्जिन आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गुस्सा था लोगों का वो भी सामने आ रहा है। वो तो नवीन जिंदल को ये लोग लेके आए। जब आप 50,000 की मार्जिन की, ठीक है, जब आप 50,000 की मार्जिन वाला ही फॉर्मूला दे रहे हैं तो इसका क्या ग्राउंड है? किन हलकों से आपको उम्मीद है, आपको लग रहा है किन हलकों में हमें इतनी लीड मिलेगी कि नवीन जिंदल उसको कवर नहीं कर पाएंगे या आगे नहीं निकल पाएंगे? देखिए ज्योति जी, अभी तक टोटल अगर कुरुक्षेत्र सीट की बात करें लगभग 6 लाख वोटों की काउंटिंग हुई है और लगभग 12 से 15 के बीच में मेरे ख्याल से वोट टोटल काउंट होनी है। तो अभी बहुत बड़ा गैप है जो अभी वोटों का काउंट होना बाकी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण चाहे वो कलायत हो चाहे वो पूंडरी हो, इन सब विधानसभाओं में बहुत भयंकर तरीके से मार्जिन आम आदमी पार्टी को वहां पे मिलने वाला है। और ये बात भी सच निकली, जो एक चर्चा थी पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में की जो चर्चा थी कि अभय सिंह चौटाला जी कांग्रेस के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो जो वोट काट रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की वोट काट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से साबित भी हो रहा है कि उनको जो वोट जा रहा है, क्योंकि वो मार्जिन इतना कम है नवीन जिंदल के बीच में और डॉक्टर सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है, इनमें मार्जिन इतना कम है। साथ में अभय चौटाला वोट ले रहे हैं, वो भी 30-35 हजार पे मेरे ख्याल पहुंच चुके हैं। तो ये भी स्पष्ट हुआ है, इस बात से बिल्कुल साफ हुआ है कि अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, उनके लिए एक डमी कैंडिडेट बनके उन्होंने काम करा है। पर अभी भी हमें 5 बजे तक। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि इनेलो इलेक्शन ही ना लड़े? इनेलो इलेक्शन लड़े, मैं वो बता रहा हूं आपको। जो चर्चाएं हैं, ये चर्चा हुई है और ये चर्चाएं इसमें थी, इसीलिए अभय चौटाला की 30-35 हजार वोटों पे क्यों अटक जा रहे हैं अभय चौटाला? अभय चौटाला तो कह रहे थे वो 2 लाख वोट लेंगे, 3 लाख वोट ले, वो तो सीट जीत जाएंगे, बड़े बड़े दावे करते थे। हर रोज इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बैठ के आपके चैनल पे आके करते थे। पर आज वो कहाँ है जब वो 50,000 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं? तो इलेक्शन तो लड़ना चाहिए, बट आज जब हम देश बचाने की बात करते हैं, किसानों के पक्ष की बात करते हैं, जब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है, हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कितनी 5 सीटों पे तो अभी भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोटें पड़ी हैं। तो इन्होंने उस चीज को दरकिनार किया। जनता, पब्लिक जो चाह रही थी, किसान जो चाह रहे थे, ये भले ही ये कहते रहे कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, आपने इस्तीफा दे दिया था, फिर चुनाव लड़ा, फिर आप जीत के, मार्जिन कम रहा, दूसरी बात है। पर आपने जो कुरुक्षेत्र में जाके चुनाव लड़ा, इसे साफ स्पष्ट दिखाई दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर काम कर रहे थे। पिछली बार इनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था, अर्जुन ने भी चुनाव लड़ा था। हालांकि आप जो कह रहे हैं इक्वली